दोस्त, जिंदगी में कुछ बड़ा करने की तलाश कर यदि मिल जाती है नदी, तो समंदर की तलाश कर अक्सर ठोकरों से टूट जाते हैं शीशे। जो पत्थर से न टूटे ऐसे शीशे की तलाश कर, जो पत्थर से न टूटे ऐसे शीशे की तलाश कर। नमस्कार दोस्तों, मैं जयराम पटेल आजाद 3 स्टार क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज हम मध्य प्रदेश के नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग डालिएगा मध्य प्रदेश की नदियाँ लिखिएगा मध्य प्रदेश की नदियाँ। मध्य प्रदेश की नदियाँ क्या है? मध्य प्रदेश की नदियाँ। आखिर नदी होती क्या है ना? इसे हम कैसे परिभाषित करें? दोस्तों, अगर हम इसके परिभाषा की बात करें, परिभाषा किसकी परिभाषा? नदी की परिभाषा। तो एक बार थोड़ा सुन लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जो नदी होती है इसे हम किस प्रकार से परिभाषित करें। तो व्यवहारिक तौर पर देखने का प्रयास कीजिएगा कि वह सतही जल राशि जो गुरुत्वीय बल के प्रभाव से ढाल के अनुरूप प्रवाहित होकर जलमार्ग का निर्माण करती है और अपने तटों पर तटबंध का निर्माण करती है, नदी कहलाती है। तो देखिएगा, वह सतही जल राशि, वह सतही क्या जल राशि, वह सतही जल राशि जो गुरुत्वीय बल के प्रभाव से, गुरुत्वीय बल के प्रभाव से, वह सतही जल राशि जो गुरुत्वीय बल के प्रभाव से ढाल के अनुरूप, ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती है, प्रवाहित होकर जलमार्ग का निर्माण करती है। जलमार्ग का क्या करती है? निर्माण करती है, जलमार्ग का निर्माण करती है और अपने किनारों पर तटबंध का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? तटबंध का निर्माण करती है। दोस्तों, नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? नदी कहलाती है। थोड़ा एक बार और सुनने का प्रयास कीजिएगा। वह सतही जल राशि जो गुरुत्वीय बल के प्रभाव से ढाल के अनुरूप एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होकर जलमार्ग का निर्माण करती है और अपने तटों पर तटबंध का निर्माण करती है, अपने किनारों पर तटबंध का निर्माण करती है, नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? नदी कहलाती है। नदियां हमें मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। देखिए, हमारा मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। कैसा राज्य है मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। दोस्तों, जो नदियां होती हैं कृषि प्रधान राज्य की जीवन रेखा होती हैं। जाहिर सी बात है, जीवन रेखा शब्द इसलिए जुड़ा है कि कृषि हमारी जल से संबंधित होती है, क्योंकि उसे जल से सिंचित किया जाता है जो नदियों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जिससे हमारी ज़मीन का वाटर लेवल भी बना रहता है ना। कुओं में जल की मात्रा बनी रहती है। अर्थात इन सब बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि नदियाँ कृषि प्रधान राज्य की जीवन रेखा मानी जाती हैं। दोस्तों, इन नदियों का कोई भी राज्य हो, राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसमें? सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में इन नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप लोगों ने गौर किया होगा कि हमारा मध्य प्रदेश पहाड़ी एवं पठारी इलाका है। कैसा है मध्य प्रदेश? पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र है। कैसा है? पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र है। अर्थात मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पहाड़ी और पठारी होने के कारण
यहाँ से भारत की सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, अर्थात मध्य प्रदेश में भारत की सबसे अधिक नदियों का प्रवाह होता है, इसलिए इसे नदियों का मायका कहते हैं। क्या कहते हैं? नदियों का मायका। मध्य प्रदेश में भारत की सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नदियों का मायका कहते हैं। क्या कहते हैं? नदियों का मायका। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में लगभग कितनी नदियों का उद्गम होता है। नदियों की संख्या की बात करें तो ऐसी 207 नदियां हैं। लगभग मध्य प्रदेश में 207 नदियों का उद्गम होता है, 207 नदियों का प्रवाह होता है, जो भारत में सर्वाधिक अधिक हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश से भारत की सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन और बना है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है ना। अगर हम इसकी बात करें स्थिति की, तो हमारा जो मध्य प्रदेश है वो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर मध्य में है ना, उत्तर मध्य में हम अवस्थित है। हमारा भारत जो है प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जितनी नदियां प्रवाहित होती हैं वो किस प्रकार की हैं? प्रायद्वीपीय प्रकार की नदियां हैं। क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में नदियों की प्रकृति कैसी है ना। नदियों की प्रकृति, मध्य प्रदेश में नदियों की प्रकृति कैसी है? प्रायद्वीपीय। मध्य प्रदेश में नदियों की प्रकृति कैसी है? प्रायद्वीपीय प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। कैसी नदियां पाई जाती हैं? प्रायद्वीपीय प्रकार की। दोस्तों मध्य प्रदेश का जो अधिकांश क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यह गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आता है, और जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है यह गोदावरी तंत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन कई बार बना है कि मध्य प्रदेश का अधिकतम क्षेत्र किस नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन में हाँ, जो जब ये क्वेश्चन आया तो इसके ऑप्शन में था कि मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र किस नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र और नर्मदा नदी तंत्र। दोस्तों जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो अधिकतम क्षेत्र है, किसका? मध्य प्रदेश का अधिकतम क्षेत्र गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आता है, जो उत्तर पूर्व क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आता है अधिकतम क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मध्य प्रदेश का अधिकतम क्षेत्र यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। और मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? थोड़ा यहाँ देख लीजिएगा, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। दोस्तों यह गोदावरी तंत्र के अंतर्गत आता है। गोदावरी नदी तंत्र के अंतर्गत आता है ना। किसके अंतर्गत आता है? गोदावरी नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से हमारी नदियों के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी है। अब जो मध्य प्रदेश की नदियों का प्रारंभ होता है, जैसे मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी, हमें इसके बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए था। जो हमने मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी है नदियों के बारे में, इसके बारे में हमने देखा। अब हम मध्य प्रदेश की मुख्य नदी जो है नर्मदा नदी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिएगा,
हेडिंग डाल लीजिएगा मध्य प्रदेश की, सॉरी, नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। देखिएगा, नर्मदा नदी। दोस्तों, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है और यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। लिखिएगा, इसे मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है और यह भारत की, किसकी? भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी है? 5वीं सबसे बड़ी नदी है। देखिएगा, नदियों के बारे में हमें याद रखने के लिए इसे हम किस प्रकार से पढ़े, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से, है ना। हमने देखा नर्मदा नदी को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। अब थोड़ा हेडिंग डाल लीजिएगा, इसका उद्गम। क्या? नर्मदा नदी का उद्गम। दोस्तों, अगर हम इसके उद्गम की बात करें कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो थोड़ा एक मैप बनाइएगा, मध्य प्रदेश का नक्शा छोटा सा बनाइएगा। है ना, इस प्रकार से एक छोटा सा मध्य प्रदेश का एक नक्शा बना लीजिएगा। अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है अनूपपुर। कौन सा जिला पड़ता है? अनूपपुर। थोड़ा यहाँ पड़ता है अनूपपुर जिला, इस एरिया में पड़ता है। कौन सा जिला पड़ता है? मान लीजिएगा एक कौन सा जिला है? ये अनूपपुर जिला है, अनूपपुर जिला। दोस्तों, इस अनूपपुर जिला में एक श्रेणी है जिसे हम मैकाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। कौन सी श्रेणी है? मान लीजिएगा एक श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? ये मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी है। दोस्तों, इस मैकाल श्रेणी में एक पहाड़ी है ना। इस पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है? इस पहाड़ी का नाम है, इस चोटी का नाम है अमरकंटक। क्या नाम है इसका? थोड़ा ऊपर लिख लीजिएगा, अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। इस अमरकंटक पहाड़ी पर एक हेमकुंड स्थित है। क्या स्थित है? यहीं देख लीजिएगा थोड़ा, हेमकुंड। हेमकुंड स्थित है। दोस्तों, इस हेमकुंड से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और यह पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। कुछ इस प्रकार से बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है। कहाँ बहती है? पूरब से पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। मान लीजिएगा ये थोड़ा भारत का नक्शा है, देखना यहाँ पे गुजरात का एरिया है, इस प्रकार से गुजरात का एरिया है ना। और यहाँ क्या है? अरब सागर। अरब सागर अर्थात इसे खंबात की खाड़ी भी कहते हैं। खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी कहाँ है? अरब सागर में है। देखिएगा, तो अब हम कह सकते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मैकाल श्रेणी की जो पर्वत चोटी है अमरकंटक, उस पर स्थित हेमकुंड नामक एक हेमकुंड से होता है। वह पूरब से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है और यह अपने मुहाने पर, कहाँ? यहाँ खंबात की खाड़ी में अपने मुहाने पर यशचुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? यशचुरी।
एस्चुरी का निर्माण करती है, जिसे हम ज्वार नदमुख भी कहते हैं, ज्वार नद मुख भी कहते हैं। दोस्तों अधिकांशतः नदियाँ जो पूर्वी यानी बंगाल की खाड़ी में बहती गिरती हैं वह डेल्टा का निर्माण करती हैं। दोस्तों जो नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं अधिकांशतः नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, अर्थात खंबात की खाड़ी या अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है, इसलिए यह अपने मुहाने पर एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है ना। इस प्रकार से इसका उद्गम कहाँ से होता है, देखिएगा उद्गम मध्य प्रदेश के एक जिला पड़ता है अनूपपुर, है ना। अनूपपुर जिले में एक मैकाल श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है, मैकाल श्रेणी। इस मैकाल श्रेणी पर एक पहाड़ी है, पहाड़ी अमरकंटक, कौन सी पहाड़ी, अमरकंटक। इस अमरकंटक पर एक हेमकुंड है, हेमकुंड से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ प्रवाहित होती है, इससे यहाँ से इसका उद्गम होगा और यह नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है और अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का, जिसे हम ज्वार नदमुख के नाम से जानते हैं, है ना। ये सब बातें मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के उद्गम से जुड़ी हुई हैं। एक एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, नर्मदा नदी का उद्गम कितनी ऊंचाई से होता है। जब हम ऊंचाई की बात करें दोस्तों, इसकी ऊंचाई जो है, इस पहाड़ी की ऊंचाई 350 मीटर, कितनी है, 350 मीटर, अर्थात नर्मदा नदी का उद्गम 350 मीटर ऊंचाई से होता है। नर्मदा का उद्गम कितनी, 350 मीटर ऊंचाई से होता है, कितनी, 350 मीटर ऊंचाई से होता है। ये एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है ना, मध्य प्रदेश एसआई में, एमपी एसआई में कुछ क्वेश्चन पूछा कि नर्मदा नदी का उद्गम कितनी ऊंचाई से होता है, या जो हिमकुंड है ये कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है, तो वो है 350 मीटर। अब थोड़ा इसकी लंबाई के बारे में वो डाल लीजिएगा, तो हेड डाल लीजिएगा लंबाई, किसकी लंबाई, नर्मदा नदी की लंबाई। दोस्तों अगर हम उद्गम से लेकर खंबात की खाड़ी तक की बात करें तो नर्मदा नदी की लंबाई 13-12 किलोमीटर है। कितनी नदी है, नर्मदा की लंबाई 13-12 किलोमीटर, अर्थात नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 13-12 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई 1077 किलोमीटर है। कितनी है, 1077 किलोमीटर है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई। दोस्तों नर्मदा नदी का अफवाह क्षेत्र, हेडिंग डाल लीजिएगा, अफवाह क्षेत्र, अफवाह नर्मदा नदी का अफवाह क्षेत्र। दोस्तों अगर हम इसके कुल अफवाह क्षेत्र की बात करें 93,180 वर्ग किलोमीटर, कितना, 93,180 वर्ग किलोमीटर। इसका जो क्षेत्र मध्य प्रदेश की बात करें हम, मध्य प्रदेश की, तो इसका क्षेत्र मध्य प्रदेश में 89.9% तथा गुजरात 8.5% और महाराष्ट्र में 2.7% है। ये क्या है, नर्मदा नदी का अफवाह क्षेत्र है, जल ग्रहण क्षेत्र है, जिसे हम जल ग्रहण क्षेत्र भी कहते हैं। नर्मदा नदी कितने क्षेत्र से जल ग्रहण करती है, कितने क्षेत्र से, 93,180 वर्ग किलोमीटर, ये उसका कुल क्षेत्र है। वहीं हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इस क्षेत्र का 89.9%
मध्य प्रदेश में अवस्थित है अफवाह क्षेत्र, 8.5% गुजरात में है और 2.7% महाराष्ट्र में अवस्थित है इस नर्मदा नदी का अफवाह क्षेत्र। दोस्तों अगर हम नर्मदा नदी की सहायक नदियों की बात करें कि नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो हेडिंग डाल लीजिएगा नर्मदा नदी की सहायक नदियां। है ना, नर्मदा नदी की सहायक नदी। सहायक नर्मदा नदी की सहायक नदियां। देखिएगा इसकी कुल 41 सहायक नदियां हैं। कितनी सहायक नदियां हैं? 41। नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें से 22 नदियां, कितनी 22 नदियां बाएं तरफ से मिलती हैं और 19 नदियां, है ना, दाएं तरफ से मिलती हैं। कितनी नदियां? 22 नदियां ऐसी हैं जो बाएं तरफ से मिलती हैं और 19 नदियां जो हैं वो दाएं तरफ से मिलती हैं। 19 नदियां किस प्रकार तरफ से मिलती हैं? बाएं तरफ से मिलती हैं और 22 नदियां दाएं तरफ से मिलती हैं। गलत लिखा है, उल्टा लिख गया है। जो 19 नदियां हैं ये बाएं तरफ से मिलती हैं और 22 नदियां हैं ये दाएं तरफ से मिलती हैं। दोस्तों अगर हम इन नदियों के नाम की बात करें, सहायक नदियों के नाम, तो जो जंगली जानवर है किचन के नाम पर रखे गए हैं, है ना, किसके नाम पर? जंगली जानवरों के नाम पर। जंगली जानवरों एवं किचन के नाम पर रखे गए हैं, है ना। अगर हम इनकी नदियों की बात करें, देखिएगा जैसे सहायक नदियों की बात करें, शेर, हिरण, बाघ, बानर, बारन, बारना, है ना। शेर, हिरण, बाघ, वारना, हथनी, दूधी, शक्कर, थावरमान, कौन सी? दूधी है, शक्कर है, थावरमान है ना, बेदा, कुंदी, तवा, बरगी, कोलार, गार, है ना। इस प्रकार से नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ और भी हैं, लेकिन है प्रमुख नदियाँ हैं जो नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं, है ना। ये क्या है? नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। बेदा हुई, कुंदा हुई, है ना, कुंदी हुई, तबा हुई, बरगी, कोलार, गार, है ना, शेर, हथनी, हिरण, बाघ, बानर, हाथी, दूधी, शक्कर, थापरमान, बेदा, है ना, मान नदी, कुंदी, बाघ, है ना। इस प्रकार से कितनी सहायक नदियाँ हैं? 41 सहायक नदियाँ हैं, जिनमें से मुख्य कुछ इस प्रकार से हैं। ये तो हुई हमारे नर्मदा की सहायक नदियाँ। थोड़ी नर्मदा के अन्य नाम भी कभी कभी पूछ लेता है कि नर्मदा नदी के अन्य नाम। नर्मदा नदी के अन्य नाम, हेडिंग डाल लीजिएगा नर्मदा नदी के अन्य नाम। दोस्तों इसका एक अन्य नाम तो है रेवा। इसका उद्गम मैकाल पर्वत श्रेणी से होता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम पड़ा मैकाल सुता। क्या पड़ा? मैकाल सुता। एक और नाम है स्वामी देवी। क्या नाम है? स्वामी देवी।
दोस्तों एक वैज्ञानिक हुए, एक विद्वान हुए, टॉलमी। क्या हुए? टॉलमी। टॉलमी टॉलमी को जियोग्राफी अर्थात भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है। लिख लीजिएगा, टॉलमी को भूगोल का जनक कहा जाता है या भूगोल का जनक माना जाता है। इन्होंने नर्मदा को एक नाम दिया। नदित्मा नहीं, इन्होंने एक नर्मदा को नाम दिया, जिनका नाम क्या नाम दिया शायद टॉलमी ने या नर्मदा का ही नाम लो तो समोदेवी, नमोदोस। देखिए टॉलमी ने नर्मदा को एक नाम दिया था नमोदोस। क्या नाम दिया था? नमोदोस। इस प्रकार से नर्मदा के 4 नाम हुए, रेवा, मैकालसुता, सौमोदेवी और नमोदोस। चौथा क्या है? नमोदोस। इन नर्मदा के अन्य नाम क्वेश्चन बनता है ना, कि भूगोल वेत्ता टॉलमी ने नर्मदा को क्या नाम दिया था, किस नाम से जाना जाता कहा था, तो उसे क्या नाम दिया था? नमोदोस। नमोदोस नर्मदा का ही नाम है, टॉलमी महोदय ने दिया था। ये तो थोड़ा नर्मदा की क्या हो गई थी, अन्य नाम हो गए थे। और हमें नर्मदा के बारे में क्या जानकारी होना चाहिए? देखिए नर्मदा नदी कितने जिलों से प्रवाहित होती है? कई बार क्वेश्चन बना है कि नर्मदा नदी कितने जिलों से प्रभावित होती है, तो ऐसे जिले हैं 15। नर्मदा नदी 15 जिले से प्रवाहित होती है, 15 जिलों से बहती है ना। कितने जिलों से बहती है? 15 जिलों से बहती है ना। थोड़ा उन जिलों को और देख लीजिएगा कि किन किन जिलों से बहती है। कभी कोई अगर उन्हें 3 जिले दे दिए, एक जिला उसमें से नहीं दिए जिससे नर्मदा नदी बहती है, उनने पूछ लिया ऐसे कौन सा जिला है जिससे नर्मदा नदी नहीं बहती है। तो हमें कहीं ना कहीं उन 15 जिलों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो थोड़ा लिख लीजिएगा, ऐसे कितने जिले हैं? 15 जिले हैं जिनसे नर्मदा नदी गुजरती है। थोड़ा लिख लीजिएगा, पहला जिला है अनूपपुर, अनूपपुर। दूसरा जिला आता है डिंडोरी। तीसरा जिला आएगा हमारा मंडला। चौथा जिला आएगा हमारा जबलपुर। पांचवा जिला आएगा नरसिंहपुर। क्या आएगा? नरसिंहपुर। जो छठवां जिला आएगा रायसेन। क्या आएगा? रायसेन। सातवां जिला आएगा होशंगाबाद। आठवां जिला आएगा हरदा, है ना। नौवां जिला आएगा देवास। 10वां जिला आएगा सीहोर। 11वां जिला आएगा खंडवा। खरगोन। 12वां जिला आएगा खरगोन। 13वां जिला आएगा धार। 13वां जिला आएगा धार। और 14वां जिला आएगा अलीराजपुर। 14वां जिला कौन आएगा? अलीराजपुर। 14वां जिला आएगा अलीराजपुर। और 15वां जिला आएगा ना
एक जिला और पड़ता है ना। देखिए अनूपपुर, डिंडोरी हुआ, मंडला हुआ, जबलपुर, नरसिंहपुर है ना, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास, सीहोर है ना, खंडवा हुआ, उज्जैन, सॉरी उज्जैन से नहीं, उज्जैन से नर्मदा नदी नहीं बहती, खंडवा हुआ, खरगोन हुआ है ना, धार हुआ, अलीराजपुर हुआ है ना। एक जिला पड़ता है यहाँ बड़वानी। कौन सा जिला पड़ता है? बड़वानी। तो इन 15 जिलों से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है ना। अब थोड़ा एक क्वेश्चन और रह गया है नर्मदा से जुड़ा हुआ। क्या क्वेश्चन रहेगा? हमने जलों के बारे में, हाँ, नर्मदा नदी पर जलप्रपात, कितने जलप्रपात हैं जो नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। अगर हम इन जलप्रपातों की बात करें, थोड़ा यहीं लिख लीजिएगा, जलप्रपात। क्या? जलप्रपात। देखिएगा, अगर हम जलप्रपात की बात करें तो एक अनूपपुर जिला है, अनूपपुर जिले, दोस्तों यहाँ 2 जलप्रपात बनाती है, कपिलधारा और दूसरा दुग्धधारा। कौन सी? कपिलधारा और दुग्धधारा। दोनों की ऊंचाई 15 मीटर है। कितनी ऊंचाई? 15 मीटर। और ये कहाँ है? अनूपपुर जिले में है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। कपिलधारा और दुग्धधारा जलप्रपात किस जिले में है? अनूपपुर जिले में है। दोस्तों तीसरा जलप्रपात है भेड़ाघाट। भेड़ाघाट, जिसे हम धुआंधार के नाम से जानते हैं। कौन सा? भेड़ाघाट, धुआंधार। यह हमारा जबलपुर में स्थित है। कहाँ है? भेड़ाघाट, जबलपुर। दोस्तों इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। जो भेड़ाघाट है, धुआंधार जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर है। 2 जलप्रपात और बनाती है। यहाँ जब खंडवा, खरगोन में इस प्रकार नदी बहती है तो यहाँ एक जलप्रपात बनाती है मानधाता। कौन सा? मानधाता जलप्रपात। मानधाता जलप्रपात। एक और जलप्रपात बनाती है सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा जलप्रपात। ये दोनों जलप्रपात खरगोन जिले में बनाती है। कौन से जिले में? खरगोन जिले में। दोनों की ऊंचाई कितनी है? एक की 15 मीटर और एक की है 12 मीटर। तो ये तो हुई हमारी जलप्रपात है ना। कपिलधारा, दुग्धधारा, भेड़ाघाट, जिसे हम धुआंधार के नाम से जानते हैं, जबलपुर में स्थित है। कपिलधारा और धुआंधार दुग्धधारा, कपिलधारा कहाँ है? अनूपपुर में अवस्थित है। सहस्त्रधारा और मानधाता खरगोन जिले में अवस्थित है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए शहर। कौन से? नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए शहर। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए शहर। नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए शहर। नर्मदा नदी के किनारे बसे, नर्मदा नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं? थोड़ा इन शहर के बारे में वो देख लीजिएगा। मंडला हुआ, डिंडोरी हुआ है ना, अनूपपुर हुआ, जबलपुर हुआ, नरसिंहपुर हुआ। इस प्रकार से लिख लीजिएगा। मंडला, जबलपुर, अनूपपुर, नरसिंहपुर है ना, खंडवा, ओमकारेश्वर
ओमकारेश्वर महेश्वर, ओमकारेश्वर महेश्वर हुआ है ना, मंडला हुआ, जबलपुर हुआ, अनूपपुर हुआ, नरसिंहपुर हुआ, ओमकारेश्वर हुआ। एक और है डांडिया, कौन सा है, डांडिया। डांडिया भी क्या है, शहर है जो नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है, डांडिया है। और एक शहर और है जिसका नाम है, इतने सारे देख लीजिएगा, और जौन से भी शहर है वो लिख लीजिएगा, इतने इंपॉर्टेंट शहर हैं जो नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित हैं। नर्मदा नदी से जुड़ा हुआ ही हमारी छोटा टॉपिक था, वो आज खत्म हुआ। नर्मदा नदी अगले वीडियो में हम जो पढ़ेंगे नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे नर्मदा नदी पर उपस्थित प्रमुख परियोजनाएं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।